रिप्रोडक्शन हमारा मेन टॉपिक। जिस चीज़ को समझने के लिए इस चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं, उसके बेसिक्स को समझने के लिए ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा मेन टॉपिक रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन से। और आप सबको पता ही होगा कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। कुछ वर्ड्स बायोलॉजी में ऐसे होते हैं जो अपनी स्टोरी खुद बताते हैं, अपना मीनिंग खुद बताते हैं। आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती। उन्हीं वर्ड्स में से, उन्हीं टर्मिनोलॉजी में से एक है रिप्रोडक्शन। री प्लस प्रोडक्शन, वापिस से प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को वापिस बनाने की बात है। तो चलिए इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन को देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। पहले तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, दैट मीन्स ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलती है, क्योंकि बायोलॉजी का मतलब ये होता है साइंस रिलेटेड विथ लिविंग। तो डेफिनेटली ये प्रोसेस हम कहाँ देख पाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक ऐसी प्रोसेस को शो करते हैं जिसके अंदर क्या होता है, इन विच एन ऑर्गेनिजम्स गिव्स राइज टू यंग वंस, जिसके अंदर जो एक ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है, वो अपने जैसे दिखने वाला सिमिलर एक नया इंडिविजुअल, एक नई लाइफ को फॉर्म करता है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, बर्थ देता है, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ये एक पैटर्न है लाइफ की। हम जानते हैं कि ह्यूमन बेबी बर्थ लेता है, बर्थ लेने के बाद वो ग्रो होता है। हमने देखा है कि शुरुआत के अंदर वो चलना भी नहीं जानता, धीरे धीरे वो चलना सीखता है। उसके बाद वो स्कूल जाता है, प्राइमरी स्कूलिंग, फिर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी, और फिर कॉलेज टाइम आता है, फिर वो मैच्योर हो जाता है। मैच्योरिटी की एज आती है तो वो भी रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन के बाद उसके भी बच्चे होते हैं और वो भी ये सिमिलर पैटर्न के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और जो इंडिविजुअल है वो कॉलेज टाइम के बाद, मैच्योरिटी के बाद बेबी प्रोड्यूस करेगा, बेबी की केयर करेगा, और उसके बाद धीरे धीरे बूढ़ा होने लगेगा, ओल्ड एज के अंदर एंटर होगा, उसकी एजिंग होने लगेगी, और फिर एडल्टहुड से होते हुए वो ओल्ड एज की तरफ मूव करेगा और उसका वक्त खत्म हो जाएगा, तो फिर उसकी डेथ होगी। तो यही एक पीरियड है। कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है, ग्रोथ करता है, बड़ा होता है, मैच्योर होने के बाद उसके रिप्रोडक्शन ऑर्गन काम करना शुरू करते हैं। वो उसका काम करता है, रिप्रोडक्शन करके वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हैं आप बच्चों को, प्रोजेनी भी कह सकते हैं, न्यू जनरेशन भी कह सकते हैं, न्यू इंडिविजुअल भी कह सकते हैं। और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो फिर एजिंग प्रोसेस के अंदर चलने लगता है। रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन enables the continuity of the species जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेचर ने बर्थ के साथ डेथ दे रखी है। तो अगर सारे ऑर्गेनिजम्स मरने लगेंगे तो इस अर्थ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिफाइड अर्थ है, वो खत्म हो जाएगी। इस दुनिया में कोई भी लिविंग नहीं बचेगा। पर ऐसा नहीं होता। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने मरने से पहले बेबी फॉर्म करके जाता है, प्रोजेनी फॉर्म करके जाता है, ऑफस्प्रिंग फॉर्म करके जाता है, और वो उस स्पीशीज को या फिर पेरेंट्स की जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन का। क्या हर एक ऑर्गेनिज्म एक तरीके से ही, सेम मेथड से ही रिप्रोडक्शन करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक ऑर्गेनिज्म को नेचर ने एक यूनिकनेस दी है। हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप में यूनिक है। वो अलग अलग स्पीशीज का हो सकता है। डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स अपने तरीके से यूनिक है, मॉर्फोलॉजी से, एनाटॉमी से, अपनी बॉडी की प्रोसेसेस से। और विद इन द स्पीशीज भी कुछ ना कुछ यूनिकनेस हर एक इंडिविजुअल को नेचर ने दी है। कहा जाता है कि नेचर किसी को भी कचरा बना के नीचे नहीं फेंकता,
कोई भी गार्बेज की तरह बन के नहीं आया, हर एक के पास पोटेंशियल है। बस प्रॉब्लम ये है कि हम उस पोटेंशियल को जानते नहीं, हम उस नेचुरल स्किल को नहीं जानते जिसे हम बाय बर्थ लेके आए हुए हैं, जो हमें बाय बर्थ मिली हुई है। अगर ये चीज़ हम जान लेते हैं तो शायद ये हमारा दोबारा से एक नया जन्म होगा, हम रीबर्थ लेंगे और हम उस फील्ड में जा पाएंगे या वो चीज़ कर पाएंगे जिसके लिए हम बने थे। तो ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ऑन मैकेनिज्म फॉर रिप्रोडक्शन। हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग तरीका मिला हुआ है, खुद का तरीका उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ है रिप्रोडक्शन के लिए। हैबिटेट, फिजियोलॉजी एंड द सेवरल अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। देखना पड़ता है कि वेदर सूटेबल है कि नहीं। बेबीज के बर्थ होने के बाद वो बेबीज को कहीं प्रेडेटर्स खा तो नहीं जाएंगे, बेबीज को प्रोटेक्ट भी करने की बात है। आफ्टर रिप्रोडक्शन बेबीज को न्यूट्रिशन देने की, उनके केयर करने की भी बात है, एक पेरेंटिंग की भी बात है। और वो हमें सूटेबल टाइम पीरियड ढूंढना पड़ता है कि उस पीरियड में मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग है वो सर्वाइव कर ले, मैक्सिमम बेबी सर्वाइव कर ले और रिप्रोडक्शन के लिए वो टाइम पीरियड भी बेटर हो। तो बहुत से फैक्टर्स है जो सोचने पड़ते हैं ऑर्गेनिजम्स को। हम तो कभी ये नहीं सोचते, ह्यूमंस तो कोई भी टाइम पे रिप्रोडक्शन कर लेते क्योंकि हम हाईली डोमिनेटिंग हैं, हम बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर हैं, इसीलिए हमें कोई ज़्यादा खतरा एनवायरनमेंट से है नहीं। पर जो लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। एनवायरनमेंट में बहुत से फैक्टर्स है जो उनके रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। Based on whether there is participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two type. रिप्रोडक्शन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म पार्ट लेता है या दो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बेबी फॉर्म होता है। तो बेबी फॉर्म हो रहा है सिंगल ऑर्गेनिज्म से या फिर दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिल के बेबी फॉर्म कर रहे हैं। उसके बेस्ड पे उस ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आप जानते हैं रिप्रोडक्शन के दो टाइप है, बहुत ही सालों से पढ़ते आए हैं, लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। What is asexual reproduction? Asexual reproduction क्या है? When offspring is produced by a single parent. पहली चीज कि ऑफस्प्रिंग मतलब कि बेबी फॉर्म हो रहा है एक ही पेरेंट से। ह्यूमन की तरह नहीं कि एक मेल पार्टनर होगा एक फीमेल पार्टनर होगी, नहीं, एक सिंगल पेरेंट से ही बेबीज फॉर्म हो जाएंगे। एंड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको स्पर्म की ज़रूरत नहीं है ना ओवम की ज़रूरत है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स के विदाउट ही जब ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो जाती है तो ऐसे रिप्रोडक्शन टेक्निक को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है फिर? When two parents participate in the reproductive process. रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से एक मेल पार्टनर होता है दूसरा फीमेल। ऑपोजिट सेक्स लिखा है मतलब कि एक पार्टनर मेल होगा और एक पार्टनर होगी फीमेल। एंड दूसरा पॉइंट ये है इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसमें गैमेट्स फ्यूज हो गए मतलब स्पर्म एंड ओवम, इस तरीके से दो अलग अलग गैमेट्स फ्यूज हो गए और इस रिप्रोडक्शन से जो भी बेबीज फॉर्म होते हैं उन बेबीज को हम कहेंगे सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स। इस टेक्निक का नाम हमने रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब खास याद रखिए जो लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं और जो हाईली डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं। इसके पीछे ये रीज़न माना जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, वो एकदम इजीली परफॉर्म हो जाता है। और जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ये टास्क बहुत इजी रहता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बहुत टफ प्रोसीजर है और सिंपल ऑर्गेनिजम्स ये प्रोसीजर फॉलो नहीं कर सकते।
इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस करना सीख चुके हैं, इवोल्यूशन से जान चुके हैं, समझ चुके हैं, वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं।